और आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को हटाने को लेकर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग होगी। खास तौर पर रूस को यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जल्द ही वो यूक्रेन पर अपने हमले को रोक दे। इससे पहले यूएनएससी में अपने संबोधन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर सख्त कार्रवाई न करने पर यूएनएससी की आलोचना भी की थी। आपको बताते चलें कि पहले अमेरिका और यूके रूस को यूएनएससी से बाहर करने के लिए कह चुके हैं। और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट हैं अशोक सज्जनहर। सर, आपका स्वागत है मेरा नाव में हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सवाल सर आपसे जानना चाहूंगी कि वैसे तो पूरे विश्व की निगाहें आज इस खास खबर पर होगी, क्या लगता है आपको, क्या रूस के विपरीत वोटिंग करेंगे बाकी देश? अगर हम पहले जो हमारा तजुर्बा रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, 2 मार्च 2022 को भी वहां पर यूएन जनरल असेंबली में वोटिंग हुई थी और आपको मालूम होगा, आपके सुनने वालों देखने वालों को मालूम होगा, जो तब 141 देश थे जिन्होंने रूस के विरुद्ध वोट किया था और केवल 4 देश थे जिन्होंने रूस के साथ वहां पर वोटिंग की थी और करीब 38 ऐसे देश थे जिन्होंने एब्सटेन किया था। करीब 10 देश थे जो वहां पर एब्सेंट रहे और वहां पर उन्होंने इसमें शिरकत नहीं की। तो मैं तो ये समझता हूं जो आज जब वहां पर वोटिंग होने वाली है तो बहुत काफी भारी मात्रा में, भारी संख्या में जो देश हैं वो रूस के विरुद्ध वोट करेंगे, क्योंकि 2 मार्च से लेकर अब अगर हम अभी तक देखें तो वहां पर हालात में कोई सुधार नहीं हुआ यूक्रेन में। यहाँ तक कि वहां पर और जो है बमबारी है वो बढ़ती गई है, अत्याचार जो है, अभी हमने 2 दिन पहले देखा वहां पर बुच्चा मैसेकर में वहां पर कैसे यूक्रेन तो कह रहा है वहां पर जेनोसाइड किया गया है, नरसंहार किया गया है और उसकी जो तस्वीरें आई हैं, निकल कर आई हैं, बहुत ही दर्दनाक हैं और सभी देशों ने उसकी बहुत निंदा की है जो जैसे भी ये हुआ है, और कहा है जो एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो मैं समझता हूं जो ज्यादा देश बिल्कुल इसके साथ वोट करेंगे, जो रूस को वहां पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल से दखल अंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी जो एक तो उसने मानवाधिकारों का इतना घोर उल्लंघन किया है। बिल्कुल। और सर आपसे जानना चाहूंगी कि भारत का स्टैंड क्या होगा? हालांकि भारत अब तक पूरी तरीके से तटस्थ दिखा इस पूरे मुद्दे पर। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भारत का इसमें क्या स्टैंड होगा। अभी तक करीब 9 बारी वहां पर यूएन सिस्टम में अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फोरा है, एजेंसीज हैं, वहां पर वोटिंग हुई है, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हो, यूएन जनरल असेंबली में हो, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हो, सब जगह भारत ने एब्सटेन किया है। तो अब बस 3 हमारे पास ये है, एक अगर हम वोट का साथ देते हैं जो रूस को वहां से निकाल दिया जाए यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, मेरे विचार से वो नहीं होने वाला है। रूस ने थोड़ी बहुत जैसे चेतावनी भरे शब्द कहे हैं उन देशों को जो जो अगर एब्सटेन करते हैं, तो ये एब्सटेंशन भी यही समझा जाएगा जो वो रूस के विरुद्ध वोटिंग कर रहे हैं। और जो 2 और अल्टरनेटिव्स बच जाते हैं, एक तो भारत फिर से एब्सटेन करे या फिर भारत रूस के साथ वोट करे, जो कि इसको वहां से निकालना नहीं चाहिए, रूस को वहां से यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से निकालना नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूं हालांकि अभी तक अगर हम पिछले 70 सालों से देखें, जब से यूएन से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, उसमें भारत का क्या रोल रहा है, भारत का क्या स्टैंड रहा है, क्या पोजीशन रही है, कैसा हमने रवैया अपनाया है, तो हम किसी देश के ऊपर उंगलियां उठाने में हम विश्वास नहीं करते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम रूस के साथ खड़े होंगे और हम ये नहीं चाहेंगे जो किसी देश को ऐसे वहां से दखल अंदाज किया जाए। दूसरी बात है, जो पिछले कुछ दिनों में हम अमेरिका से ऐसे शब्द सुनते आए हैं, ऐसे कुछ कमेंट सुनते आए हैं जो भारत को रूस का साथ नहीं देना चाहिए, नहीं तो इसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होंगे।
अब भारत एक बहुत महत्वपूर्ण देश है। भारत के साथ ऐसे शब्दों में मेरे विचार से बातचीत नहीं होनी चाहिए, और पश्चिम के अगर कुछ देश, खासकर अगर अमेरिका ऐसे बात करता है तो ये ठीक बात नहीं है, और इसीलिए इसका भी रिएक्शन भारत में हो सकता है। परंतु हम्म। मैं समझता हूं जो ये सब चीजों को सामने रखते हुए भारत इस बारी भी एब्सटेन करेगा, क्योंकि वो ना तो पश्चिम के विरुद्ध जाना चाहेगा पूरी तरीके से, और ना ही रूस के समर्थन में आना चाहेगा। तो इसीलिए इसको कैसे भी अलग अलग जो देश हैं वो ये समझें जो कैसे भारत का रवैया रहा है, रुख रहा है, परंतु मैं ये समझता हूं जो भारत इसमें भी एब्सटेन करेगा। जी। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक बहुत ही सही आपने कहा कि भारत खुद में सक्षम है, और अमेरिका जैसे जब से जो बाइडेन आए तब से भारत और अमेरिका के रिश्ते को अगर देखा जाए तो कुछ बहुत ज़्यादा ठीक नहीं चल रहा है हमेशा से। दूसरी तरफ अगर देखें, रूस है, और रूस और भारत की जो प्रगाढ़ता रही है, जो दोस्ती रही है, वो किसी से छुपी नहीं है। जिस तरीके से दोनों हर पटल पर एक साथ खड़े हुए, भारत को जब जरूरत हुई है रूस खड़ा हुआ है, तो ऐसे समय में कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत के लिए एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाला तो नजारा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, मेरे विचार से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत को दोनों देशों की जरूरत है। रूस की भी जरूरत है, अमेरिका और पश्चिम की भी जरूरत है, और इन दोनों को भी भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, ऐसी बात नहीं है जो केवल भारत को अपने जो संबंध हैं इन दोनों देशों के साथ अच्छे बनाकर रखने हैं। अब अगर अमेरिका के सामने देखा जाए तो उनके सामने भी बहुत चुनौतियां हैं, बहुत चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ी चुनौती, जैसे राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा है, वो उन्होंने कहा है जो हमको चीना का जो एक्सपेंशनिज्म है, विस्तारवादी जो उसकी नीति है, वो उनका सबसे बड़ा एडवर्सरी है, और भारत का भी सबसे बड़ा एडवर्सरी चीन ही है। तो इसीलिए दोनों का एक ही हम उस पर हैं, वेवलेंथ पर हैं, एक ही पेज पर हैं। देखिए, ऐसा है, आपने जो कहा जो बाइडेन साहब जब आए हैं पिछले साल से, मैं ये नहीं मानता हूं जो हमारे संबंध को किसी प्रकार की उसमें रोक आई है या कमी आई है। मैं समझता हूं जो हमारे संबंध पिछले 20 सालों से, 22 सालों से, जब से राष्ट्रपति क्लिंटन भारत का दौरा किया था उन्होंने मार्च 2000 में, उसके बाद कोई भी राष्ट्रपति आए हो, चाहे डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिकन पार्टी से हो, हमारे संबंध अच्छे होते गए हैं, हमारे संबंध और सुदृढ़ होते गए हैं। और मैं कहूंगा जो राष्ट्रपति जो बाइडेन के आने से भी यही हुआ है। हमारे देखिए 2+2 इतनी मीटिंग्स हुई हैं, जो कि हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों तरफ के उनकी मुलाकात हुई है। अब 2-4 दिन में दोबारा से ये बातचीत होने वाली है। अगर हम कहें क्वाड को है, क्वाड को एक बहुत बड़ी शक्ति मिली है, और क्वाड को बहुत ही ज्यादा उसमें एनर्जी आई है और उसमें स्फूर्ति आई है, और ये राष्ट्रपति जो बाइडेन के होते हुए हुआ है। उन्होंने आते ही सबसे पहले एक वर्चुअल समिट मीटिंग की चारों देशों की, उसके बाद उन्होंने इन पर्सन समिट मीटिंग की सितंबर में वॉशिंगटन डीसी में, तीसरी बार एक और बातचीत हुई, और अब चौथी बार मई में जापान में फिर से एक इन पर्सन मीटिंग होने वाली है। तो मैं समझता हूं जो हमारे संबंध को और आगे ले जाया गया है। ये जो यूक्रेन का मसला है, रूस का मसला है, ये अभी अभी शुरुआत हुआ है, और काफी वहां तक पश्चिम में, अमेरिका में, यूके में काफी लेवल्स पर अंडरस्टैंडिंग है, बहुत समझ है जो भारत क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, और इसीलिए उसका अप्रिसिएशन भी है। परंतु कभी कभी इधर उधर से हमारे पास ये कमेंट्स आ जाते हैं, जैसे दिलीप सिंह आए थे यहाँ पर, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के, उन्होंने भी कहा जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। परंतु मेरे विचार से भारत को उनको बिल्कुल सटीक तरीके से बता देना चाहिए जो भारत अपने हितों को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और यही बात रूस की भी है। देखिए, रूस के जो संबंध चीन के साथ इतने गहरे होते जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ इतने गहरे होते जा रहे हैं, हमें उसकी तरफ भी सचेत होना पड़ेगा। केवल 1971 में ठीक है उन्होंने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया, उसके बाद भी 1998 में जब हमने परमाणु विस्फोट किया तब भी हमारा अच्छा साथ दिया। परंतु हमको आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे क्या हित हैं, हमारी क्या चुनौतियां हैं, और हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उसको देखकर हमें चलना होगा, और हम उसको देखकर बड़ी अच्छी तरीके से अपना रोल निभा रहे हैं। रूस के साथ भी अपने संबंधों को अच्छा किया। आपको मालूम है अभी सरगेई लावरोव आए थे यहाँ पर, वहां के विदेश मंत्री, और अमेरिका के साथ भी
हमारे संबंध बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, आपसे आखिरी सवाल जल्दी से करना चाहूंगी कि अगर रूस के खिलाफ वोटिंग होती है तो इसका रूस पर क्या असर पड़ेगा, और जो बाकी के देश हैं, जिस तरीके से रूस भी लगातार चेतावनी देता रहा है कि जो इस वोटिंग से बचेगा या जो वोटिंग करेगा, दोनों के लिए रूस ने चेतावनी जारी की है। जी देखिए, मेरे ख्याल से रूस के पास ऑप्शंस बहुत कम हैं। चाहे रूस कुछ भी कहता रहे, परंतु देखिए सैन्य शक्ति के हिसाब से वो महत्वपूर्ण एक प्लेयर है, महत्वपूर्ण देश है, परंतु अगर आप उसकी इकोनॉमी देखिएगा तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। ठीक है, उसका 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स उसका ज्योग्राफिकल एरिया है, टेरिटोरियल एरिया है, बड़ा देश है। उसमें तेल है, यूरेनियम है, गैस है, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हैं, कमोडिटीज हैं। पर अगर उसकी इकोनॉमी देखी जाए तो केवल 1.5 ट्रिलियन है, मतलब भारत से भी उसकी आधी है इकोनॉमी। तो इसीलिए जो उसका इकोनॉमिक आर्थिक वर्चस्व है वो इतना ज्यादा नहीं है, और मेरे विचार से उसके पास इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। रूस के पास इतने ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स नहीं है रूस के पास, और उसने यूक्रेन के ऊपर हमला करके मेरे विचार से अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो 40-45 दिन हो गए हैं और अभी तक वो कोई एक दो को छोड़कर यूक्रेन के कोई बड़े शहर भी नहीं ले पाया है जो पूर्व में है। चाहे खार्किव हो, सुमी हो, मारियोपोल हो, वहां पर भी लड़ाई जारी है, और कीव पर के आसपास तो उसने अपना बहुत जमघट वहां पर लगाया, परंतु कीव के ऊपर भी वो अपना अधिकार नहीं कर पाया है। तो मैं समझता हूं जो इस हमले से रूस ने अपने को कोई इतना ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं किया है। उसकी जो रेपुटेशन है, उसकी जो मान्यता है पूरी दुनिया में, उसमें काफी घटाव हुआ है। उसका जो इमेज है काफी टार्निश हुआ है, और उसके पास ऑप्शंस कम हैं। केवल वो चीन के साथ अपने संबंधों को और बढ़ा सकता है, परंतु हमारे लिए ये ठीक नहीं है। हम चाहते हैं जो रूस एक सुदृढ़ और सक्षम देश बनकर उभरे, जिससे कि वो चीन के ऊपर इतना ज्यादा आश्रित न हो, और जितना ज्यादा उसको आइसोलेट करेंगे ऐसे, उतना ज्यादा वो चीन के ऊपर ज्यादा आश्रित होगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि रूस की छवि इस वक्त खराब हुई है यूक्रेन पर हमला करने के बाद। जिस तरीके से पूरे विश्व पटल पर उसकी छवि खराब हो रही है, और कहीं न कहीं नुकसान रूस को किसी भी कीमत पर चुकाना पड़ेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।